कि अगर ये कानून आ गया तो हमारी मंडी व्यवस्था और जो हमारे को एमएसपी मिलता है ये दोनों चीजें निरस्त हो जाएंगी। इसलिए हमने ये अध्यादेश के रूप में जब आए तभी हमने इनका हमारे पढ़े लिखे साथियों से नेट से इनके कानूनों को वो अध्यादेश के वो निकलवा करके उसको रीड किया वही हैं तो ये वही पाए गए। हमने इनका विरोध शुरू कर दिया। हेलो, नमस्कार। मैं आपके साथ सर्वेश कुमार। TRTI टीवी पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आदरणीय किसान साथियों, जो पूरे भारतवर्ष के किसान का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर चला हुआ, चाहे वो सिंगू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, आपका गाजीपुर बॉर्डर है, या पलवल का बॉर्डर है, या शाजापुर का, ये काफ़ी लंबे समय से चला हुआ है। हम रोष व्यक्त पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो किसानों के ऊपर जास्तियाँ कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, बातें करने के लिए पश्चिम बंगाल कलकत्ता गए हुए थे। वहाँ हमारे से बुद्धिजीवी जो वर्ग है, हमारा जो लेखक वर्ग है, उन्होंने एक मीटिंग का अरेंज किया और हमारे से प्रार्थना करी कि हम आपके आंदोलन में कुछ जानना चाहते हैं, हमारे मन में कुछ सवाल है, कृपया करके क्या आप उन सवालों के बारे में बोल सकते हैं। तो हमने कहा हम आपका हर सवाल का जवाब देंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पूरे देश के अंदर आपके आंदोलन को जानने की बड़ी जिज्ञासा है किसान में, मजदूर में। आपके आंदोलन को समझने की हर नागरिक ये देखना चाहता है कि ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, इसमें किसान जीत रहा है या सरकार जीत रही है। तो उन्होंने इस विषय को लेकर के कुछ प्रश्न किए। मैं उन प्रश्नों का हमारे इस चैनल के माध्यम से जो पूरे देश के बुद्धिजीवी वर्ग हमारे से पूछ रहे हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल हमारे से कलकत्ता में पूछा गया कि जून जुलाई में अध्यादेश के रूप में कानून आते हैं तो हरियाणा और पंजाब ने इतना जल्दी रिएक्ट क्यों किया? क्या आप इन कानूनों को पहले से जानते थे? इस सवाल का जवाब सही है कि हमने 2012 में यूपीए गवर्नमेंट ये कानून लेकर के आ रही थी, इनको टेबल किया गया था लोकसभा में और राज्यसभा में, इनके ऊपर चर्चा हुई थी। हमने इन कानूनों को उसी समय पढ़ लिया था कि ये कानून क्या है। हम नजर बनाए हुए थे कि अगर ये कानून आ गया तो हमारी मंडी व्यवस्था और जो हमारे को एमएसपी मिलता है ये दोनों चीजें निरस्त हो जाएंगी। इसलिए हमने ये अध्यादेश के रूप में जब आए तभी हमने इनका हमारे पढ़े लिखे साथियों से नेट से इनके कानूनों को वो अध्यादेश के वो निकलवा करके उसको रीड किया वही हैं तो ये वही पाए गए। हमने इनका विरोध शुरू कर दिया। ये सच्चाई हमें पहले से, क्योंकि नीति आयोग में भी एक दो बार जो मीटिंग हुई उसमें बड़ी बड़ी जो कारपोरेट घराने हैं इनकी सीईओ को बुलाते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष, किसानों के नाम पर एक दो प्रतिनिधि को बुलाते हैं और भी बहुत से साथी होते हैं जो कृषि वैज्ञानिक के नाम से वहां बैठते हैं। वहां पर सरकार की तरफ से कारपोरेट हाउस के जो सीईओ आते हैं उनसे प्रार्थना की जाती है कि आप कृषि के अंदर इन्वेस्ट करिए। तो वहां उनके सीईओ एक शर्त लगाते हैं कि हमारे को हजार एकड़ के 1500 एकड़ के बड़े फार्म कृपया सरकार बना के दे। हम उनका रेंट भी देने के लिए तैयार हैं। उनकी लीज और रेंट बड़ा होना चाहिए, कई साल का होना चाहिए। हम कॉन्ट्रैक्ट खेती इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, कॉन्ट्रैक्ट खेती के हिसाब से। और अगर किसान चाहे तो उस खेत में मजदूर के रूप में काम कर सकता है। इस किस्म की भी नीति आयोग में कई बार मीटिंगें हुई। इसलिए हम नजर बनाए हुए थे
जब ये अध्यादेश के रूप में आपने विरोध शुरू कर दिया, पहली रैली 10 सितंबर को पिपली के अंदर हुई। कोरोना का नाम लेकर के सरकार ने हमारी रैली को बर्बाद करना चाहा, रोकना चाहा। उस रैली के अंदर किसानों की संख्या ज्यादा हुई और सरकार ने रोकने की कोशिश करते वहां लाठीचार्ज किया, जो पूरे हरियाणा के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर चला और पूरे देश के किसान को जागरूक करने में उस रैली की अहम भूमिका रही। उसके बाद 20 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर रोड रोके गए। उसके बाद 25 तारीख को पंजाब ने पूर्ण बंद की कॉल दी, उसमें भी हमने उनकी सपोर्ट की। इस तरह ये आंदोलन हरियाणा में चलता रहा, पंजाब में धरने शुरू हो गए। अब मैं बहुत से साथी एक सवाल पूछते हैं, ये आंदोलन किस तरह इतना बड़ा हुआ? पंजाब में लगातार धरने चलते रहे, हरियाणा विरोध करता रहा, कभी सड़क पे कभी रेलवे लाइन पे। सरकार ने बात नहीं की। हर किसान को पता चल गया कि हम बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। सरकार ने बातचीत की प्रक्रिया शुरू की, 2-3 मीटिंगें पंजाब के किसानों के साथ हुई, मगर कोई निर्णायक मीटिंग ना कर करके मात्र किसानों को बरगलाने की कोशिश करी गई। उसके बाद एक प्रक्रिया शुरू हुई कि पूरे देश के किसान को जोड़ा जाए और दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें 7 लीडर पूरे देश के मिले और किसान मोर्चा के नाम से एक संगठन बना करके पूरे देश की कॉल दी गई कि दिल्ली चलो, कि हमने कॉल देनी चाहिए। वो ज्यादातर नेता हरियाणा पंजाब के ही थे, 1-2 साथी और था, दूसरे स्टेट का भी था, मगर हरियाणा पंजाब के ज्यादा थे। उसमें एक बात हुई कि दिल्ली हम कैसे आए, पैदल आए, गाड़ियों में आए? तो विचार आया कि अगर हम गाड़ियों में आएंगे तो हमारे को दिल्ली हम आ जाएंगे, रैली कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर हम पैदल आएंगे तो हमारे को दिल्ली में एंट्री नहीं होगी, हो सकता है रास्ते में कहीं बैरिकेड लगा करके हमारे को रोक दिया जाएगा। अब की बार हम ट्रैक्टरों से आए, पूरा राशन लेकर के आए, अपना रहने का खाने का पूरा इंतजाम लेकर के आए, क्योंकि आंदोलन लड़ने के 2 मकसद होते हैं। एक आंदोलन लड़ने का मकसद होता है आवाज उठाना, और एक आंदोलन लड़ने का मतलब होता है भाई हम निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, मात्र आवाज उठाने से सरकार नहीं मान रही और अगर हम पीछे हट जाते हैं तो हमारे बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। यह आंदोलन निर्णायक आंदोलन है, हम जीतने के लिए आ रहे हैं। तीसरा सवाल पूछा जाता है, इसलिए हमने ट्रैक्टर यूज किया, जो ट्रैक्टर का सिंबल बना हुआ पूरे देश के अंदर में, ट्रैक्टर वाला आंदोलन। तीसरा हमारे से सवाल किया जाता है कि हरियाणा पंजाब में ही यह आंदोलन सबसे पहले क्यों मजबूत हुआ? मैं इसका सवाल इतिहास में मिलेगा। साथियों, जब हमारा देश गुलाम था उस समय सर छोटू राम जी एक हरियाणा में नेता पैदा हुए। 32-33 की बात है, से पहले 38 से पहले भी हमारे यहां जो आज ये ओपन मार्केट करने जा रहे हैं, बिचौलियों को बीच में ला रहे हैं सरकार, इस तरह के बिचौलिए होते थे। तोल में, मोल में, हर जगह किसान के साथ ठगी होती थी। कोई भी कानून नहीं था, अगर किसान को कोई ठगी कर ले, चाहे घाट तोल दे या भाव कुछ बताओ, हिसाब कुछ कर दे, कोई भी हिसाब नहीं होता। सर छोटू राम किसान के घर में पैदा हुए थे, उसने ठगी देखी थी। वो पंजाब सरकार में उसमें मिनिस्टर बन गए। उन्होंने कानून बनाया जिसको मंडी एक्ट के नाम से जाना गया, पूरे पंजाब में लागू हुआ कि किसान को तोल और मोल का कानून मिलना चाहिए, हर साल कंडी बाट चेक होने चाहिए। कभी भी किसान किसी भी आड़ती का कभी भी कांडा बाट चेक करवा सकता है। मंडी बोर्ड बनना चाहिए, मंडी बोर्ड का अधिकारी हर किसान की फसल का भाव लिख करके लाएगा, जो बोली वहां होगी। और अगर विवाद होता है तो मंडी बोर्ड का जो रजिस्टर है उसमें जो भाव तय होता है वो कोर्ट में मान्य होता है। ये अधिकार हमारे को सर छोटू राम ने दिया था। और जब गुलामी के जमाने में मंडियां बननी शुरू हुई तो हमारी ये मंडियां
पूरे पंजाब में, जो ओल्ड पंजाब जिसे कहा जाता है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है, हिमाचल भी शामिल है, दिल्ली भी शामिल है, इसमें पूरी विकसित होगी, मंडियां बनेगी। रही बात एमएसपी की, एमएसपी हमें कब मिलना शुरू हुआ, यह भी एक बड़ा ऐतिहासिक घटना के तहत शुरू हुआ था, जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध चला हुआ था। पाकिस्तान पूरी तरह दबाव में आया हुआ था, हिंदुस्तान की सेना लाहौर तक पे कब्जा कर चुकी थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने, उस समय हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी होते थे, उनसे टेलीफोन पर कहा कि शास्त्री जी आप बातचीत करिए, युद्ध को रोकिए। शास्त्री जी ने कहा हम दबाव में फैसला नहीं करेंगे। तो उस समय एक धमकी आई थी अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से, उन्होंने कहा था शास्त्री जी इतना घमंड मत करिए, अगर अमेरिका अनाज ना दे भारत भूखा मर जाएगा। शास्त्री जी को वो बात बड़ी चुभी। युद्ध तो समाप्त हुआ, समझौता भी हुआ बाद में, मगर युद्ध समाप्त होते ही उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, और पूरे देश के किसानों से प्रार्थना करी कि आप हमारे को फूड के सिक्योरिटी दीजिए, पूरे देश के किसान को या मजदूर को या पूरी जनता को खाने की एक सिक्योरिटी दीजिए, ज़्यादा अन्न पैदा करिए। हरित क्रांति के नाम से एक उस समय योजना चलाई गई, जिसमें किसान को खाद बीज के ऊपर लोन दिया गया, ट्रैक्टर के ऊपर लोन दिया गया। एमएसपी की घोषित करना शुरू किया 67 में, और हमारे को एमएसपी मिलना शुरू हुआ, जो आज तक हरियाणा और पंजाब एफसीआई के अंदर ज्यादा जो अनाज उसमें देता है केंद्रीय फ्यूल में, इसका वो कारण था। हरियाणा पंजाब में इस आंदोलन का मजबूत होने का यही कारण था, क्योंकि हम प्राइवेट मंडी और सरकारी मंडी दोनों का अंतर जानते हैं। अगर प्राइवेट मंडी सरकारी मंडी के सामने होगी, सरकारी मंडी में 6.25% टैक्स लगेगा, प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा। कुछ दिन प्राइवेट मंडी वाले हमारा कुछ ज्यादा भी बेशक खरीदो, सरकारी मंडी जब टूट जाएंगी तो प्राइवेट मंडी वाले हमारे साथ वही मनमानी करेंगे जिससे हमारे को सर छोटू राम ने बचाया था। एमएसपी की जहां तक बात है, एमएसपी मात्र 23 फसलों का घोषित होता है। हरियाणा के अंदर 6 फसलें खरीदी जाती हैं, पंजाब के अंदर 2 फसलें खरीदी जाती हैं। कभी भी ये फसलें खरीदी नहीं गई। अब पूरे देश के अंदर हमारे सामने कलकत्ता यह भी सवाल आया कि जब तक आप मात्र 3 कानूनों पर लड़ रहे थे उस समय के आंदोलन में, और जब आपका केंद्रीय मुद्दा एमएसपी का की खरीद की गारंटी का कानून बना, उस आंदोलन में काफी अंतर है। हमने तो कहा ये मुद्दे दोनों हम साथ लेके चल रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, पहले आप 3 कानून पर ज्यादा लड़ रहे थे, अब आपका आंदोलन एमएसपी पे ज्यादा शिफ्ट हो गया और अब यह आंदोलन का व्यापक रूप होगा। हमने उनको बताया साथियों 23 फसलों का एमएसपी तय होता है, 70% फसलें हमारी वो हैं जिनका एमएसपी ना आज हम मांग रहे हैं ना मिल रहा। जैसे हमारा दूध है, हमारा मीट का कारोबार है, हमारा सब्जी का कारोबार है, हमारा फ्रूट का कारोबार है, हमारा शहद का कारोबार है, हमारा ऊन का कारोबार है, हमारा लकड़ी का कारोबार है, हमारा मसाले का कारोबार है। इनका कहां एमएसपी तय होता है? मात्र खाद्यान्न की फसलें हैं एमएसपी जिनके ऊपर तय होता है। और एमएसपी किसे कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य। हम पश्चिमी बंगाल गए, वहां के किसान से हमने पूछा कि आपका धान किस भाव बिकता है? उन्होंने बताया 1400 रुपए। हमने उनसे सवाल किया, क्या आप इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या आपको धान का जो एमएसपी है 1880 रुपए, वो बेचने का अधिकार नहीं है? बिहार का किसान, पश्चिमी बंगाल का किसान, उड़ीसा का किसान, पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान, इनका धान 1000 और 1200 रुपए में खरीद करके वहां का बिचौलिया हरियाणा पंजाब की मंडियों में यहां के अधिकारियों से मिलकर के सरकारी खाते में 1880 रुपए में बेच रहा है। वहां का हमारे यहां के सेलर वालों ने वहां व्यापार करना शुरू कर दिया। वहां से जो हमारा कोटा चावल का कुटाई का होता है, वहां से सस्ते में चावल लेकर के यहां जो धान दिया जाता है उसके का कोटा पूरा करते हैं, हमारे को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और वहां के किसान का भी खून चूस रहे हैं।
हमने ये सवाल किया, क्या बिहार के किसान को उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इस किसान को क्या अपनी मंडी में, खुद की मंडी में, बिहार का बिहार को, पश्चिम बंगाल का पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा का उड़ीसा को, क्या इनको अपनी मंडियों के अंदर 1880 रुपये धान बेचने का अधिकार नहीं है? इसलिए हम पूरे देश के किसान के लिए एमएसपी मांग रहे हैं और ये पूरा देश का किसान इस बात पे समझ रहा है। तो वहां के बुद्धिजीवियों ने ये बात मानी और हमारे को इस बात का धन्यवाद भी दिया कि आपको दो हिस्सों में जो बांट रही थी मीडिया के द्वारा, बड़ा किसान, छोटा किसान, जो राष्ट्रीय मीडिया है उसमें, और राष्ट्रीय मीडिया ही नहीं, भारत सरकार, आपने मोदी जी का लोकसभा में दिया होगा, राज्यसभा में दिया होगा, भाषण सुनते होंगे। चौधरी चरण सिंह का नाम लेते हुए छोटे किसान और बड़े किसान में आप वो डिफरेंस कर रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है देश का प्रधानमंत्री कि बड़े किसानों का आंदोलन है, मगर सच्चाई क्या है? हमारे 250 से ज्यादा किसान शहीद हुए, हर रोज 2 किसान शहीद हो रहे हैं धरनों पर। एक भी किसान 5 एकड़ से ऊपर नहीं है, कोई 2 एकड़ का है, कोई 3 एकड़ का है, कोई 1 एकड़ का है। मैं खुद आपके सामने बैठा हूं, मैं 1 एकड़ का किसान हूं। तो उनका, हमारे बुद्धिजीवियों का भ्रम दूर हुआ। एक बड़ा सवाल उनके मन में था कि महिलाओं की इतनी सम्मानजनक संख्या इस आंदोलन में क्यों है, जबकि हरियाणा का कल्चर पुरुष प्रधान ज्यादा समाज है, खापों का महत्व ज्यादा है। पंजाब का में भी जो संगठन है उनका नेतृत्व में महिलाएं बहुत कम है। साथियों, क्या किसी परिवार के ऊपर हमला हो और वो परिवार ये इंतजार करे, नहीं ये लड़ाई तो नौजवान लड़ेगा, ये तो बुजुर्ग लड़ेगा, ये तो महिला लड़ेगी? ऐसा नहीं है। हमारे हरियाणा के अंदर एक कल्चर है, अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है, परिवार के जितने सदस्य हैं हम सब लड़ते हैं। इसीलिए इस आंदोलन के अंदर महिला, बच्चे, बुजुर्ग सब आगे, इसलिए संख्या बहुत अच्छी रही। एक बड़ा पर्सन पूरे देश के सामने खड़ा किया मीडिया ने कि 26 तारीख में वास्तव में वो घटना क्या थी, क्या वो जो सरकारी इनकी साजिश थी हिंदू और सिख के बारे में बांटने की, या यह वास्तविक घटना थी? हमारे से बड़ा प्रश्न किया जाता है, ये हरियाणा में भी किया जाता और भी काफी किया जाता। पश्चिम बंगाल में हमने जाते ही इसी प्रश्न का सामना करना पड़ा। तो साथियों, वास्तव में क्या था, हमने रिंग रोड का प्रोग्राम लिया था कि हम रिंग रोड पे परेड करेंगे, और बाद में हमारे लीडरों से दिल्ली पुलिस ने प्रार्थना करी कि सुरक्षा की दृष्टि से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप थोड़ा रूट चेंज कर लीजिए। हमारे नेताओं ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, दूसरे रूट ले लिए। हम मानते हैं, चलो हमारा नौजवान उस पर खुश नहीं था, मैं आज भी मानता हूं हरियाणा का नौजवान भी खुश नहीं था, उसमें पंजाब का नौजवान भी खुश नहीं था जो हमने रूट लिए। रिंग रोड पे परेड करना चाहते थे, मगर लाल किले का तो हमारा प्रोग्राम ही नहीं था। जो हमारे को रूट दिए गए वहां बैरिकेड लगा दी पुलिस ने और लाल किले का रास्ता खुला छोड़ दिया। क्या समझते हैं आप फिर कि ये कोई घटना किसान ने करी है? अरे वो लाल किला है, आम लोग देखने जाता है, उसमें टिकट लगती है, 10 जगह चेकिंग होती है, कैसे चला गया किसान? क्या आपके मन में प्रश्न पैदा नहीं होता? हां, मैं मानता हूं कि हमारे बीच में भी एक दिन गुस्सा आया था। वो ऐसी घटना क्यों हुई जब हमारा प्रोग्राम नहीं था? किसान मोर्चा के नेताओं से सबसे पहले सवाल भी मैंने किया था। मैं पूरे देश के भाइयों को बिल्कुल खुला बोलता हूं
किसान मोर्चा के नेताओं के सामने मैंने पहले क्यों की, जब पंजाब का किसान हरियाणा इधर आया दिल्ली बॉर्डर पे तो उसको कहा गया खालिस्तानी है। हम आए तो हमारे को कह दिया गया वामपंथी है। सच्ची माने में मैं सुरेश कोत, ना मेरे को पता खालिस्तानी कौन होता है और ना ही मेरे को यह पता वामपंथी कौन होता है। मैं तो किसान हूं, आम और आम किसान बैठे इधर। जब ये मामला हुआ तो हमारा भी दिल दुखी हुआ और हमने किसान मोर्चा से कहा कि ये जो घटना हुई, क्या आप तिरंगे का सम्मान नहीं करते? उन्होंने कहा हम करते हैं। हमने कहा जबानी नहीं चलेगा। जो साथी तिरंगे का सम्मान नहीं करता कृपया अपने घर जा सकता है। ये राष्ट्रीय ध्वज है, हम इसमें हर रोज बॉर्डर से हमारे बच्चों की लाश आती है, शहीदों की हमारी डेड बॉडी आती है। इससे हम इसके बारे में सुनना पसंद नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि आपको तसल्ली कैसे होगी, ये तो हमारे साथ गेम खेला गया है। पूरे संयुक्त मोर्चा के सभी लीडरों ने, हमने सिंगू बॉर्डर के ऊपर एक प्रदर्शन किया। उसमें सबसे आगे गाड़ी के ऊपर बैठ के मैं नारे लगा रहा था। उससे पीछे गुरनाम सिंह जड़ूनी थे। उससे पीछे सभी किसान नेता, पंजाब के लीडर तिरंगा हाथ में लिए गाड़ियों में खड़े थे। और जब 5-7 दिन के बाद हमें पता चला, सारी जो तस्वीर सामने आई निकल करके, उसमें किसानों का दोष ही नहीं है। हमारे से सवाल किया जाता है कि 26 की घटना के बाद आपका आंदोलन मजबूत हुआ है कमजोर? मैं तो अपने मामले में समझता हूं मजबूत हुआ है। क्यों हुआ मजबूत? क्योंकि सरकार ने जो इनका आखिरी हथकंडा वो अपना लिया। उसके बावजूद हमारा आंदोलन खराब नहीं हो पाया। कितने आंदोलन तोड़ दिए इन लोगों ने। संकेत तो इन्होंने शुरू में दे दिए थे कि ये तो खालिस्तानी आ गया। जब हमने आके स्टेज पे कहा कि ये खालिस्तानी नहीं है, ये हमारा सिख भाई है और हरियाणा का और पंजाब का गोत्र मिलते हैं, कल्चर मिलता है। हम जाट हैं, ये जट हैं, या और भी बिरादरी है, जैसे गुज्जर भी हैं, सारे उन सिख भी हैं और हिंदू गुज्जर भी हैं, सैनी सिख भी हैं, सैनी हिंदू भी हैं, सारी बिरादरियां मिलती हैं हमारी। तो ये हमारा, ये जो भाई है हमारे खून का रिश्ता इनके साथ। आप गलतफहमी में ना रहिए। तब जाके सरकार ने थोड़ा मान्या था, मगर इनका ये उससे ऊपर उठना नहीं चाहती सरकार की। इसकी कमजोरी है ये। इन्होंने बहुत से आंदोलन बदनाम करे। जैसे मैं आपको 2-3 आंदोलन की बारे में बताऊंगा। एक यूनिवर्सिटी में यहां दिल्ली में आंदोलन चला, उसको कह दिया गया थे टुकड़े टुकड़े गैंग है। एक आंदोलन चला, को किसी आंदोलन से तकलीफ होगी, किसी कानून से तकलीफ होगी, उसको कह दिया गया अलगाववादी है। एक कुछ पत्रकार साथियों ने सरकार की कमजोरी लिखना शुरू की, उनको कह दिया यहां अर्बन लक्षण है। हरियाणा के अंदर एक जाट आरक्षण के नाम से आंदोलन चल रहा था। दूसरी बिरादरियों के नाम पर बीजेपी के साथियों ने दंगे बढ़वा करके 32 हमारे हरियाणा के सभी बिरादरियों के लड़कों को शहीद कर दिया, गोलियां मार दी। एक आंदोलन चला हुआ था हरियाणा में जाट आरक्षण के नाम से। बहुत से साथियों को अदर कास्ट के नाम से बीजेपी के आदमी घुसा करके हमारे सभी जातियों के 32 नौजवानों को शहीद कर दिया, गोलियां मार दी गई। राजस्थान के अंदर गुजरों का, गुज्जर मीना का झगड़ा करवा के सैकड़े जवान शहीद कर दिए। एक आंदोलन चला हुआ था पटेलों का गुजरात में, उनके साथ क्या क्या खेल खेला गया सब जानते हैं। एक आंदोलन मराठों का था, उनके साथ क्या खेल खेला गया सब जानते हैं। ये इनकी पुरानी फितरत है। ये लोग आंदोलन को बदनाम करके तोड़ना चाहते थे। हम 26 के बाद दोबारा मजबूत होकर के निकले हैं। दोबारा हम मजबूत होकर निकले 26 के बाद, क्योंकि पूरे देश ने देखा कि हमारे इस देश के किसानों के साथ इतना बड़ा छल, जो एक भोली भाली कौम है। 36 बिरादरी में है किसान, कोई जाति धर्म में इनका कोई लेना देना नहीं है। कभी इस आंदोलन कहते हैं एक स्टेट का आंदोलन है, कभी कहते हैं मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन है।
हम बार बार कह रहे हैं ये एक स्टेट का आंदोलन नहीं है, ये एक धर्म का आंदोलन नहीं है, ये एक जाति का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का, किसान मुद्दों को लेकर के आंदोलन है। हमारे को कलकत्ता में एक बात और उन्होंने पूछी कि आपके साथ खेतीहर मजदूर, जो खेतों में काम करने वाला मजदूर है, वो कैसे बैठा है, ये अलग रहता है। हमने बताया कि हमारे यहाँ की संस्कृति अलग है। बिहार का मजदूर जो आने लगा उसके बाद तो हमारा थोड़ा कैश का दिहाड़ी चल पड़ी, वरना उससे पहले हमारा जो हरियाणा का मजदूर हमारे खेतों में काम करता है, उसको जो मेहनताना मिलता है ना, वो भी अनाज के रूप में मिलता है। जैसे कि एक किसी ने 1 एकड़ काटा, उसको 3 मन गेहूं दी जाएगी। कोई खेती कर रहा है, उसको 20% 5वां हिस्सा दिया जाएगा। तो खेतीहर मजदूर के साथ हमारे संबंध जुड़े हुए हैं। उनको जो मिलता है वो भी अनाज के रूप में मिलता है, और अनाज की अच्छी कीमत होती है तो बाजार में वो भी बेच करके अपने बच्चों के लिए कपड़े लाता है, अपने बच्चों को पढ़ाने की सोचता है। एक बात और बड़ी सबके मन में घर कर रही थी, वो लोग पूछना चाह रहे थे कि आपके आंदोलन की आज तक की अचीवमेंट क्या है, सफलता क्या मिली आपको? जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हर घर तक पहुंच गया, एमएसपी का मुद्दा केंद्र बिंदु आने के बाद तो पूरे देश का किसान ही इसमें शामिल हो गया। तो मैं आपको बताऊं सफलता, हमारी सफलता ये रही, जब 26 नवंबर को हम यहां आए, आधा हरियाणा और पूरा पंजाब, डेड स्टेट, इन कानूनों के बारे में जानता था, एमएसपी की मांग के बारे में जानता था। आज पूरे देश का किसान जानता है कि नहीं जानता है? पूरे देश के अंदर जितनी भी असेंबलियां चली, बजट के सत्र चले, सभी असेंबलियों में किसान से शुरुआत हुई, किसान पे समापन हुआ। पूरी दुनिया के अंदर लगभग 20 देश ऐसे मैं गिना सकता हूं जिनकी पार्लियामेंट में किसान मुद्दे के ऊपर बहस हुई। हालांकि उसको कहीं संसद कहा जाता है, कहीं उसको कांग्रेस कहा जाता है, कहीं हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। कई स्टेटों का किसानों को पता चला कि एमएसपी के ऊपर कानून बन रहा है। किसानी मुद्दा आज हिंदुस्तान का की राजनीति में कॉमन इशू बन के खड़ा होगा। एक सवाल हमारे से पूछा गया पश्चिम बंगाल में जाते ही कि आप वहां स्टेज से बोलते हो हमारा जो आंदोलन है गैर राजनीतिक है, तो आप पश्चिम बंगाल, तो हमने कहा हमारी मजबूरी है, हम गैर राजनीतिक लोग हैं। किसान आंदोलन अलग चीज होती है, किसान राजनीति अलग चीज होती है। हम किसान आंदोलन के आदमी हैं, किसान राजनीति के नहीं। मगर पश्चिम बंगाल में हमारे को इसलिए आना पड़ा, हम हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लाखों किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठे, और सरकार पूरी की पूरी सरकार पश्चिम बंगाल में प्रचार में लगी हुई है। हम तो सरकार को ढूंढते हुए आए हैं, सरकार गई कहां? हम बात करने आए हैं, दिल्ली में बात करने, दिल्ली में मिल रहे नहीं। हमने फिर पश्चिम बंगाल में मजबूरी बसाना पड़ा, अपने किसान भाइयों के बीच में, मजदूर भाइयों के बीच में एक प्रार्थना करनी पड़ी, कृपया करके पूरे देश का किसान और मजदूर आज आपकी तरफ देख रहा है। पश्चिम बंगाल के किसान और मजदूर से हमने कहा आपकी तरफ देख रहा है, यह सरकार हमारे साथ बात करना नहीं चाहती, हमारी बात सुनना नहीं चाहती, हमारी मांगे जायज हैं, मात्र एक घमंडी राजा की हैसियत से ये हमारे साथ बात नहीं करना चाह रहे। उन्होंने क्वेश्चन किया क्यों, इस देश के अंदर तो प्रजातंत्र है। हमने कहा कहां, बताइए प्रजातंत्र कहने का है? इतिहास देखिए आप इन लोगों का, ये ना संविधान को मानते हैं, संविधान की जगह मनुस्मृति को मानते हैं। सरदार संविधान जोड़ने की बात करता है और ये तोड़ने की बात करते हैं। ये तो जाति धर्म में बांट करके वोट लेते हैं। लोकतंत्र में कहां, लोकतंत्र में तो हर इंसान को अपना आवाज उठाने का अधिकार होता है। इनके खिलाफ जो बोलता है, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई वकील हो, उसमें राजद्रोह के केस लगा करके अंदर कर देते हैं। कहां लोकतंत्र है? कहते हैं देश पंथ निरपेक्ष है। कहां है पंथ निरपेक्ष?
पंथ निरपेक्ष का मतलब होता सभी धर्मों की समान इज्जत करना। अरे ये खुलेआम स्टेजों के ऊपर एक दूसरे के धर्मों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे लोग, आरएसएस जिस संगठन से ये लोग लिखड़े हैं, वो खुले तौर पर स्वीकार करता है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं हिंदू हूं, मगर हमारा भाई को अगर कोई परेशानी है, धर्म का मुद्दा पर्सनल होता है मेरे भाई, मैं राम को मानूंगा, गुरु नानक को मानूंगा, अल्लाह को मानूंगा, मेरी मर्जी है, मेरे ऊपर थोपा नहीं जा सकता। अगर मेरा भाई कोई गुरुद्वारे जाता है, गुरुओं की परंपरा में विश्वास रखता है, उनकी बड़ाई करता है, उनके बलिदान पे गर्व करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो किसी और को क्यों दिक्कत है? अगर मेरा भाई कोई मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह से दुआ करता है समाज के लिए, तो मुझे दिक्कत नहीं, तो उनको क्या दिक्कत है? मैं अगर मंदिर में जाता हूं, श्री राम के गुण गाता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, मेरे भाइयों को कोई दिक्कत नहीं, किसी और ने क्या ठेका ले रखा है भाई? मैं 100 करोड़ हूं, हिंदू हूं, मैं 100 करोड़ हूं, मुझे किससे खतरा है? जो 30% लोग नहीं, 20% लोग इस देश में, उनसे 100 करोड़ लोग जो हैं, उनको कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। अरे मेरे भाई, हमें 100 करोड़ है, हमें किससे खतरा है? अगर इस देश के अंदर ही हमें खतरा है, तो दुनिया में कौन सा देश है वो तो बता दीजिए जहां हम रह सके। क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? ओछी राजनीति ना करें। ये इनका प्रजातंत्र है, ये इनका पंथ निरपेक्ष है, ये इनका संविधान को मानना है। ये देश हमारे शहीदों ने आजाद करा, कुछ सपनों के तहत आजाद करवाया था। इसलिए साथियों, ये कुछ सवाल हमारे से पूछे जा रहे हैं पूरे देश के अंदर। मैंने सिलसिलेवार इनका कोशिश करी है जवाब देने की। कोई प्रश्न छूट गया हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। ये आज का हमारा जो वीडियो है, ये पूरे देश के बुद्धिजीवियों के अंदर जो हमारे आंदोलन के प्रति उन्होंने सवाल उपजे हैं, सिर्फ उनका जवाब देने के लिए वीडियो डाली गई है। और ये जो मीडिया के लोग हमारे को बांटना चाहते हैं, मैं 2-3 बातें अंत में कहना चाहूंगा। ये आंदोलन सबका है, नौजवान का भी है, बुजुर्ग का भी है, किसान का भी है, मजदूर का भी है। यहां तक कि हिंदुस्तान के 2 संगठन एसोचैम और फिक्की को छोड़ करके, चाहे कोई कर्मचारियों का संगठन है, चाहे कोई छात्रों का संगठन है, चाहे कोई वकीलों का संगठन है, चाहे कोई आड़तियों का संगठन है, चाहे कोई व्यापारियों का संगठन है, चाहे कोई मजदूरों का संगठन है, सारे के सारे सिंगू बॉर्डर पे आके समर्थन कर चुके हैं पहले से। ये आंदोलन आम जनता का बन चुका है। एक बात। दूसरी बात, ये किसी धर्म का आंदोलन नहीं है। तीसरी बात, ये आंदोलन किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है जो हमारे ऊपर ब्लेम लगाए जाते हैं। चौथी बात, ये आंदोलन किसी भी रूप में फैल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कब तक? हमने कहा जब तक सांस तब तक लड़ेंगे। हमारे से प्रश्न किया कि आंदोलन कब तक, तो हमने कहा जब तक सांस तब तक। हम हार के घर नहीं जाएंगे। तीनों कानून रिपील, एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून से कम हमें मंजूर नहीं है। ये दोनों मांग, हजारों मांग है किसान की, मगर सभी छोड़ करके हम इन दोनों मांगों के ऊपर विचार करके हमने मांग करी है। खाली हवा में नहीं उछाले आई तीर, खाली हवा में नहीं है। इसे कम हमें मंजूर नहीं, क्योंकि देश का किसान की वजूद का सवाल है, उसकी नस्ल का सवाल है, इसलिए लड़ रहे हैं। और ये हम मात्र अपने आप को लीडर बनाने के लिए या अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए
नहीं लड़ रहे हैं, मात्र किसान के लिए लड़ रहे हैं। अगर कोई सवाल बच गया होगा तो माफ़ी चाहूँगा सभी देश के बुद्धिजीवियों से। कृपया करके अगर कोई ये वीडियो आपके पास पहुँचे, अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो कृपया आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ साथी जो बैठे हैं वो दोबारा हमारे से संपर्क करके उसका आपका जो कोई मन में प्रश्न होगा दोबारा उसका सवाल का जवाब फिर दे दिया जाएगा। इन बातों के साथ पूरे देश देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो भी इस वीडियो को देखे सभी भाइयों को राम राम। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।